गुड मॉर्निंग। लास्ट टर्न पे हमने पढ़ा था लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन एंड वेलोसिटी एडिशन इन फिजिक्स फर्स्ट मैकेनिक्स में। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के एप्लीकेशंस, उसके और ज़्यादा अनुप्रयोग कौन कौन से होते हैं। तो शुरुआत करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। लोरेंज रूपांतरण के अनुप्रयोग में जो आज पहला करने जा रहे हैं वह है त्वरण का रूपांतरण। जिस तरह से हमने वेलोसिटी का चेक किया था कि वेलोसिटी इनवेरेंट नहीं रहती, अनिश्चित नहीं रहती, दोनों निर्देश तंत्रों में बदल जाती है। क्या त्वरण भी बदल जाता है? तो आइए चेक करते हैं। तो हमने जो वेलोसिटी से ट्रांसफॉर्मेशन निकाले थे वो था एस डैश निर्देश तंत्र में जो वेलोसिटीज़ के कंपोनेंट थे यू एक्स डैश इक्वल टू यू एक्स माइनस वी डिवाइड बाई 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। इसी तरह से यू वाई डैश निकाला था यू वाई डिवाइडेड बाई अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर एंड सिमिलरली फॉर द यू जेड डैश वेयर अल्फा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। यदि हम इसके साथ टाइम कोऑर्डिनेट का जो रूपांतरण देखा था हमने डी टी डैश इक्वल टू द अल्फा डी टी 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। इन चारों समीकरणों से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली इक्वेशन से कि पहली इक्वेशन को यदि टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो मिलता है हमें डी यू एक्स डैश बाई द डी टी इक्वल टू ए डॉट बी के फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे यू एक्स माइनस वी, और यदि न्यूमरेटर को यानी हर को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलता है हमें वी बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस वी यू एक्स बाई द सी स्क्वायर पावर माइनस 2 एंड डी यू एक्स बाई डी टी। इसी तरह से इसके साथ और करें तो सेकेंड कंपोनेंट आता है प्लस 1 माइनस वी यू एक्स बाई द सी स्क्वायर पावर माइनस 1 डी यू एक्स बाई द डी टी। इसको रीअरेंज करें, एलसीएम वगैरह लेने की कोशिश करें तो पलता है हमें एलसीएम आता है 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर होल स्क्वायर एंड जो रिजल्ट आता है वो आता है यू एक्स माइनस वी बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय द डी यू एक्स बाई डी टी। प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो ऊपर जो फैक्टर मिलता है 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द डी यू एक्स बाई डी टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यह रहा चेंज of the ux dash with respect to the time t that is related in the s frame of reference। अब हम चाहते हैं कि डी यू एक्स डैश बाय द डी टी डैश चाहिए, तो एक तरीका है कि हमें इस डी टी को कन्वर्ट कर दें अपन, तो मिलता है हमें डी टी इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर पावर हाफ डिवाइड बाई 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाई द डी टी डैश। तो जो कंपोनेंट मिलता है डी यू एक्स डैश बाई डी टी डैश इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी यू एक्स डैश बाई द डी टी मल्टीप्लाइड बाई द डी टी बाई डी टी डैश। सब्स्टिट्यूट करें दोनों का इक्वेशन 5 और 6 से, तो जो मिलता है रिजल्ट फाइनली डी यू एक्स डैश बाई द डी टी डैश इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर होल स्क्वायर डी यू एक्स बाई द डी टी मल्टीप्लाइड बाई द 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर पावर हाफ डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। और इसको सोल्व करते हैं तो मिलता है 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर पावर 3 बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर पावर 3 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई द डी यू एक्स बाई डी टी। सो द एक्सप्रेशन मिल जाएगा एक्स कंपोनेंट इसका ए एक्स डैश इक्वल टू द ए एक्स मल्टीप्लाई द 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर 3 बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर पावर 3। सिमिलरली इसी तरह से हम ए वाई डैश ए जेड डैश भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ए वाई डैश के लिए ये आएगा डी यू वाई डैश बाई द डी टी करेंगे पहले टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, और फिर इसमें डिवाइड कर देंगे डी टी डैश वाला। तो जो इसी तरह से जो रिजल्ट मिल जाते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, इसलिए हमें कैलकुलेट नहीं किया। वी कैन राइट इट कैलकुलेशन। इसका रिजल्ट क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या आता है वो देखते हैं कि गैलेन रूपांतरण में जहाँ पे हमने ये देखा कि एक्स डैश इक्वल टू एक्स आता है यानी थोड़ा निश्चरता प्राप्त होती है, परंतु लोरेंज रूपांतरण में क्योंकि यहाँ पे अपेक्षिकता का नियम लगता है, प्रकाश के वेग की निश्चरता का नियम लगता है, तो ये जो गैलेन रूपांतरण का जो त्वरण निश्चरता का नियम था ये भंग हो जाता है।
ए एक्स डैश इज नॉट इक्वल टू ए एक्स, यानी त्वरण बदल जाता है। सो द इन्वेरेंस ऑफ द एक्सलेशन डज नॉट वैलिड इन द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज द conclusion of this whole you can see transformation of the acceleration in the Lorentz transformation. Now there are the two more important aspect of this one. Number one, that is लंबाई में संकुचन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, कि इसको जो निकाला था दो साइंटिस्ट ने मिलकर, लॉरेंज पीटर जेलैंड संकुचन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसको समकालिकता के अपेक्षाकृता के नियम से भी जानते हैं। क्या है समझें इसको, कि लंबाई में संकुचन क्यों होता है। कि यदि इसको हम देखते हैं, हालांकि यह ज़्यादा इसका सही उदाहरण नहीं हो सकता, फिर भी यदि हम चेक करना चाहें तो वैसे तो ये होता है कि एरोप्लेन जो होता है सामने देखते हैं अपन एयरपोर्ट पे तो कितना बड़ा होता है, और जब उड़ता है कहते हैं वो छोटा दिखता है हमें। हालांकि वो दूरी का मोस्टली होता है कि हमारे जो हवाई जहाज उड़ता है बहुत ऊपर उड़ता है तो हमें इसलिए छोटा नज़र आता है। परंतु इसका दूसरा यदि एस्पेक्ट है तो वो ये भी हो सकता है कि चलती वस्तु या दौड़ती हुई वस्तु, यदि उस वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है तो उस स्थिति में वह संकुचित नजर आती है। यही लंबाई में संकुचन है। इसको डिटेल से आगे पढ़ते हैं। इसको हम कहते हैं आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत से रिलेटेड है ये समकालिकता, मीन्स कोहेरेंसी। आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत का महत्वपूर्ण उपयोग गतिशील पिंड की गति की दिशा में लंबाई में संकुचन है। क्योंकि हम जानते हैं लंबाई किसे कहते हैं, कि बहुत सिंपल डेफिनेशन है, अपने 11th क्लास में पढ़ के आए हैं कि किसी छड़ या वस्तु की लंबाई इसके दोनों सिरों के मध्य दूरी होती है। दोनों सिरों को यदि हम दोनों बीच की दूरी मेजर कर लें तो इसकी लंबाई कहलाती है। कंडीशन क्या है, यदि दोनों सिरों को एक ही समय पर मापा गया हो, समकालिक किया गया हो, मतलब एक ही समय नापा गया हो, अलग अलग समय पे करेंगे तो हो सकता है अलग अलग हो। एक ही समय पे दोनों एंड्स को मेजर करें, इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगा मध्य दूरी की, वह लंबाई कहलाएगी, जैसे फिगर से बताया हमने। इसलिए इसको समकालिकता का सिद्धांत कहते हैं, यानी दोनों पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स है, लेंथ है, वो एक ही समय में मेजर की जाएगी। अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है वो है प्रॉपर लेंथ, उचित लंबाई, समुचित लंबाई। क्या है इसकी परिभाषा? यदि पिंड या छड़ स्थिर अवस्था में प्रक्षिप्त हो तथा इसकी सिरों के मध्य स्थिति का मापन समय पर निर्भर नहीं होता हो तो छड़ की लंबाई उचित लंबाई कहलाती है। क्या अर्थ है इसका, समझिए इसको, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ छुपी हुई है। कि यदि छड़ है, कोई भी वस्तु है, उसको यदि स्थिर है तब दोनों एंड के बीच की जो दूरी होगी एक ही समय में नापेंगे, तब हम कहेंगे कि ये उचित लंबाई है। यानी उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वह वस्तु निश्चल स्थिर नज़र आनी चाहिए, निश्चल नज़र आनी चाहिए, स्थिर अवस्था में नापी गई होनी चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है, आइए एक चेक करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट जैसे करते हैं अपन, जैसे अभी तक करते आए हैं कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, एक एस एक एस डैश। हमने ये माना कि एस डैश एस के रेस्पेक्ट में प्लस एक्स दिशा में वी वेग से गतिशील करता है। यहाँ हमने जेड लिख दिया, कोई खास नहीं, चेंज भी कर सकते हैं इसमें। तो जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे इसको चेंज कर लीजिए, एक्स वाई जेड की जगह, ये जेड की जगह एक्स हो जाएगा। तो जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो उसमें जो लेंथ आती है वो x1 x2 आती है, इसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया है। और जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो गतिशील निर्देश तंत्र है, उसमें जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो लेंथ मेजर की जाएगी, जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो x1 डैश x2 डैश आएंगे और लेंथ आएगी L0। यहाँ एक चीज़ जो मानने वाली है वो ये कहते हैं कि यदि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारी जो छड़ है, यदि वो v वेग से गतिशील है, नोट कीजिए इसको, यदि एक्स वाई जेड निर्देश तंत्र में जो छड़ है L लंबाई की, यदि वो v वेग से गतिशील है तो S निर्देश तंत्र में तो ये गतिशील नजर आती है, परंतु S डैश निर्देश तंत्र में ये क्या नजर आएगी, स्थिर नजर आएगी। क्यों नजर आएगी? क्योंकि S डैश निर्देश तंत्र भी इस छड़ के वेग से गति कर रहा है, यानी दोनों का वेग समान है, तो ये जो छड़ है ये वहाँ पे स्थिर नजर आती है। यानी एस डैश निर्देश तंत्र में जो लंबाई नापी जाएगी
वह हमारी इस छड़ की उचित लंबाई होगी, प्रॉपर लेंथ कहलाएगी। सो दिस इज ए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर दिस वन, कि जिस निर्देश तंत्र में ये स्तर नज़र आती है वहाँ जो लंबाई में मापन होगा वह आपकी उचित लंबाई होगी। सो कुछ कैलकुलेशन करते हैं। माना कि एस निर्देश तंत्र में छड़ की सिरों की निर्देशांक x1 x2 है, तो इसकी लंबाई l इक्वल टू x2 माइनस x1 हो जाएगी। माना कि s के सापेक्ष छड़ x दिशा में प्लस v वेग से गति करता है तथा एस डैश निर्देश तंत्र भी s के सापेक्ष v वेग से गतिशील है, अतः छड़ एस डैश में स्थिर प्रतीत होती है। अतः एस डैश को हम उचित निर्देश तंत्र भी कह सकते हैं तथा उचित लंबाई जो आएगी प्रॉपर लेंथ वह L0 इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश आती है। लोरेंज रूपांतरण हमने किया था x2 डैश इक्वल टू द x2 माइनस वी टी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और x1 डैश लिखा हमने x1 माइनस वी टी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। उचित लंबाई के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं L0 इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश, तो मिलता है हमें x2 माइनस वी टी माइनस x1 प्लस वी टी कैंसिल, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर या l बाई रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। सो x में प्रक्षिप्त लंबाई हो जाएगी आपकी l इक्वल टू L0 रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। यानी यदि हमारा ऑब्जर्वर, हम प्रेक्षक जो है यदि एस निर्देश तंत्र में खड़े हैं और वहाँ ये हमारी जो छड़ है L0 लंबाई की वह दौड़ लगा रही है, v वेग से चल रही है, तो वह छोटी नज़र आती है क्योंकि v इज़ वेरी वेरी लेस देन c, सो l इज़ लेस देन L0। यानी गतिशील वस्तु छोटी नज़र आती है, उसकी लंबाई में संकुचन हो जाता है। यही लॉरेंज पीटरजेलैंड संकुचन कहला जाता है। अब इसके कंक्लूजन्स क्या है कुछ चेक कीजिए। यदि किसी निर्देश तंत्र में जिसका छड़ v वेग से गतिशील है, गति की दिशा में लंबाई उपयुक्त लंबाई L0 के सापेक्ष संकुचित प्रतीत होती है। दूसरा, गति की दिशा के लंबवत दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसकी लेंथ वगैरह में कोई चेंज नहीं होगा, केवल जिस दिशा में गतिशील है निर्देश तंत्र या वस्तु जो गतिशील है उसी में परिवर्तन होता है। इसके लंबवत मीन्स जैसे अपने x में लिखा, सारा जो लंबाई परिवर्तन हुआ x में हुआ, क्योंकि हमारी वस्तु जो है वो एस निर्देश तंत्र में चल रही थी, y और z में कोई चेंजेस नहीं आता। इसका क्या प्रभाव होता है कि यदि हमारी कोई वस्तु गतिशील वर्गाकार आकृति की है जिसकी चारों भुजें बराबर है, तो यदि x दिशा में चलेगी तो इसका मतलब हुआ x दिशा की जो लंबाई है वो संकुचित हो जाएगी, यानी a की जगह b हो जाएगी एंड b इज लेस देन a। तो जो आकृति बदल जाएगी वह आयताकार हो जाती है, रेक्टेंगुलर हो जाती है। इसी तरह से यदि मान लो हम गोलाकार वस्तु को फेंकते हैं तो जो चलती हुई नज़र आती है वो चपटी हो जाती है, दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल फॉर्म में नज़र आती है, क्योंकि इसकी जिस दिशा में चल रही है वहाँ सिकुड़ जाती है, यानी वह माइनर एक्सिस हो जाता है, और जो जिस इस दिशा की लंबवत वो तो उतना ही रहता है, यानी ये वस्तु एक तरह से अंडाकार आकृति हो जाती है, दीर्घवृत्ताकार हो जाती है। सो ये कुछ एप्लीकेशंस थे लॉरेंज रूपांतरण के। आगे एक और बचा हमारा इम्पोर्टेंट, वो कल करते हैं अपन। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।